अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हम न्यूज़ स्टेशन रूम और स्टेशन रूम आप तक पहुंचाएगा हर खबर तहरीक अदम एतमाद से जुड़ी, हर तज्जिया आप तक पहुंचाएंगे हम। और कौन किसके साथ मिल रहा है, हुकूमत के इत्तेहादी किसके साथ जाएंगे, अदम एतमाद के हक में वोट देंगे या उसके खिलाफ वोट देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने अरकान मुनहरिफ होंगे, तहरीक अदम एतमाद के हक में अपने ही कप्तान पर अदम एतमाद करेंगे। इसके साथ साथ जो अपोजिशन है क्या उसके साथ दोबारा कोई हाथ तो नहीं होने जा रहा। जो कानूनी सवालात हैं कि आर्टिकल 63A के तहत वोट डालने से पहले कोई नाअहल होगा या बाद में होगा, और स्पीकर के पास जो रूल्स एंड प्रोसीजर हैं कौमी असम्बली के, वो उन रूल्स का सहारा लेते हुए कब तक कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर सकते हैं, होने का जा रहा आने वाले दिनों में लम्हा ब लम्हा जो भी डेवलपमेंट्स होंगी स्टेशन रूम आपको अपडेट रखेगा। और आज भी जो अहम डेवलपमेंट्स हुई सबसे पहले हम उन पर बात करेंगे। आज नाजरीन अपोजिशन की जानिब से बड़ी एक क्लियर धमकी गवर्नमेंट को दे दी गई है बड़े दो वाशिगाफ अल्फाज में कि अगर स्पीकर नेशनल असम्बली ने इजलास मुलतवी कर दिया 21 तारीख को फातिहा खानी के बाद, तहरीक अदम एतमाद को टेकअप ना किया एजेंडे पर, तो फिर उसके बाद असम्बली के फ्लोर पर ही अपोजिशन धरना दे देगी जब तक ये तहरीक टेकअप नहीं होती अदम एतमाद की। लेकिन अहम सवाल यहाँ पर यह है कि 23 को OIC कॉन्फ्रेंस होनी है इसी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, उसी हॉल में जहाँ 21 को कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, जिसमें पहले फातिहा खानी होगी तहरीक इंसाफ के मरहूम जो रहनुमा हैं ख्याल जमान साहब उनके लिए, उसके बाद फिर स्पीकर का ये प्लान है कि वो इजलास मुलतवी करेंगे। लेकिन अपोजिशन ये चाह रही है कि इजलास मुलतवी किया तो फिर धरना होगा। अब हुकूमत ये कह रही है कि ये OIC इजलास को सबूताज करने की एक साजिश है जो अपोजिशन की जानिब से, जिसे हर सूरत में नाकाम बनाया जाएगा, आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जो हुकूमत के बागी अरकान हैं उनके हवाले से खान साहब ने आज ये कह दिया है बड़े एतमाद के साथ कि वो लोग सारे एक एक करके वापस आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब। 27 का जो जलसा है वो बड़ा फैसला कुन होगा, लेकिन जो लोगों का दबाव है उन लोगों पर, PTI के अरकान पर, जो बागी अरकान हैं, वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो वापस तहरीक इंसाफ के अंदर आए। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, आज की हैपनिंग पर भी हम बात करेंगे। हमें स्टेशन रूम में ज्वाइन करें इस्लामाबाद स्टूडियो में डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार, हम न्यूज़ से वाबस्ता है, सीनियर एंकर पर्सन है, हमें उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब मुज़म्मिल सरवर्दी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन हैं, और हमें ज्वाइन करेंगी मेहर बुखारी साहिबा, हम न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर एंकर पर्सन, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं आज की जो हैपनिंग्स हुई हैं, क्विकली आपको ज़रा कुछ शॉर्ट सुनाते हैं, उनमें आपको मालूम हो जाएगा कि कितनी इस वक्त इस्लामाबाद में सियासी हिद्दत है, पारा जो है वो कितना चढ़ चुका है कि अब OIC इजलास है वो भी खतरे में पड़ता नजर आ रहा है इस सिचुएशन की वजह से जो डेवलप हो रही है तहरीक अदम एतमाद की वजह से। अपोजिशन ने आज बड़ी क्लियर डेडलाइन दे दी है, बड़ी क्लियर एक धमकी दे दी है गवर्नमेंट को कि अगर स्पीकर ने इजलास मुलतवी किया 21 के इजलास में अदम एतमाद की तहरीक टेकअप किए बगैर तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जरा बिलाल भुट्टो ज़रदारी को सुन लें। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। अब नाज़रीन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने एक एतमाद का इजहार किया है, वो बड़े पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ के नाराज यानी बागी अरकान हैं जो खुल के सामने आ चुके हैं, 14 अरकान हैं, उन्हें तहरीक इंसाफ ने एक तरफ शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं कि वो 26 तारीख तक 2 बजे दोपहर तक अपना जवाब जमा कराएं कि वो क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं अपनी पार्टी के खिलाफ, क्यों वो बगावत कर रहे हैं। अगर नहीं देते तो उनके खिलाफ 63A के तहत कार्रवाई होगी। अब उस पर तो खान साहब ये कह रहे हैं कि ये लोग 27 तारीख तक वापस आएंगे एक एक करके। जरा खान साहब को भी सुन लें। पुरअमन एहतजाज करें लेकिन कोई तसादम ना करें। जैसे जैसे करीब पहुंचेंगे नो कॉन्फिडेंस की वोट पे, इस मुल्क का जो मैं देख रहा हूं, मैं जो कौम का गुस्सा देख रहा हूं इस जमीर फरोशी के ऊपर, ये मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो भी अगर लोग उनसे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देता हूं, इनमें से ज्यादातर सारे वापस आएंगे। 27 तारीख को आप पब्लिक देखेंगे, अवाम जमा होगी सिर्फ एक वजह से, हमें हुक्म है अल्लाह का कि तुम अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ खड़े हो, और अवाम इंशाअल्लाह 27 तारीख को बताएगी कि वो किधर खड़ी है। इमरान खान साहब के बयान पर भी हम रोशनी डालेंगे कि उन्हें यह एतमाद कैसे हो गया कि बंदे जो तहरीक इंसाफ के टूट रहे हैं एक एक करके 14 अरकान अब तक पार्टी से अलल ऐलान बगावत का ऐलान कर चुके हैं कि वो अदम एतमाद पे खान साहब के खिलाफ वोट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो OIC का मामला है वो खटाई में फिलहाल पड़ता दिखाई दे रहा है कि अपोजिशन कह रही है हम धरना देंगे पार्लियामेंट की बिल्डिंग में जहां 23 तारीख को OIC का गैर मामूली इजलास होना है, अहम इजलास होना है। डॉक्टर मारिया योर टेक ऑन इट के गवर्नमेंट कह रही है कि हर सूरत में ये इजलास होगा OIC का, हम किसी सूरत में किसी को रोकने नहीं देंगे।
ये क्या होता नजर आ रहा आपको ओआईसी के इजलास के मामले पर पर्टिकुलरली? अच्छा, अभी भी समर कुछ देर पहले मेरी कुछ मुलाकात हुई, कुछ ऑपोजिशन के लोग हैं उनसे मुलाकात हुई, तो वो बड़े इसको स्ट्रांगली जो है वो ये बात कर रहे हैं कि जी हमने तो कमर कस ली है, और अगर स्पीकर इसको डिले करते हैं, दे से वी डोंट वांट टू डिसरप्ट द ओआईसी समिट, लेकिन अगर स्पीकर इसको डिले करते हैं तो हमने तो कमर कस ली है और हम वहाँ पर धरना दे देंगे, जो हॉल है उसके अंदर हम धरना दे देंगे, फिर हम ओआईसी नहीं होने देंगे। तो एक स्टैंड ऑफ की कैफियत तो मुझे नजर आ रही है। अब नाउ द ओनस इज ऑफ कोर्स ऑन द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट होती है उस पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कुछ मुजाहरा करें, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। आज भी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो फैसला आया है वो भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फैसला है, एंड दैट टू ऑन अ नॉन वर्किंग डे। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को कुछ होश के नाखून लेने चाहिए। बिल्कुल, गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए और स्पीकर को ऐसी कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए जिसपे ओआईसी का इजलास भी खटाई में पड़ जाए। जनाब, आपको किस पे जिम्मेदारी ज़्यादा नज़र आ रही है? मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब के गवर्नमेंट तो कह रही है कि ये जो अपोजिशन है, ये देखें इतना बड़ा अहम इजलास हो रहा है, पाकिस्तान की बदनामी भी हो रही है, इस्लामी ममालिक के हवाले से जो अहम ये फोरम है ओआईसी उसको भी सबोताज करने की कोशिश कर रही है अपोजिशन। ज़ाहिर है जब ये इतनी बड़ी लड़ाई है उसमें हर तरह के बयान जहाँ पे सामने आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है मुल्क दुश्मन कोई नहीं है, पाकिस्तान की मफादात का दुश्मन कोई नहीं है, लेकिन आपको ओनस किस पे देख रहे हैं कि ज़्यादा जिम्मेदारी इस वक्त किसने मुजाहरा करना है? मेरे ख्याल में स्पीकर पे ओनस है। उन्हें अब तक हाउस की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का एक इजलास बुला के इसका टाइम शेड्यूल उनके सामने रख देना चाहिए था। इबाम रखने की क्या ज़रूरत है? मैं जितने दिन मर्जी चाहूँ मुलतवी कर दूँ, मैं जितने जब चाहूँ बुला लूँ, मैं टेकअप करूँगा नहीं करूँगा। चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर रखना चाहिए था। उन्हें पहले दिन जब ये आ गई थी हाउस की बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, उसमें अपोजिशन भी होती, गवर्नमेंट भी होती, स्पीकर बैठते, तय हो जाता किस दिन भी ओआईसी का इजलास है, हम इस दिन इसको ले लेंगे, इतने दिन बाद वोटिंग करा देंगे, चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाती। वो क्लैरिटी तो थी। मुजम्मिल साहब के 21 को इजलास होगा, ख्याल जमान साहब के लिए फातिहा खानी होगी, उसके बाद फिर 24 को इजलास होगा जिसमें टेकअप किया जाएगा। नहीं, अगर वो ये बात बैठ के ऑपोजिशन के साथ कर लेते, लेकिन जिस दिन से नो कॉन्फिडेंस हुई है उस दिन से स्पीकर साहब ऑपोजिशन को तो मिले ही नहीं ना। अगर वो ऑपोजिशन को मिल लेते, मतलब इस बारे में भी भाम था कि नोटिफाई हुई है नो कॉन्फिडेंस मेंबर्स को कि नहीं हुई है, फिर ऑपोजिशन ने जाके कहा कि भाई आप टू ऑल मेंबर्स नोटिफाई तो कर दें, फिर उसको नोटिफाई किया गया। तो मेरा मतलब है स्पीकर साहब को अगर आप लास्ट डे तक भी इसको लेके जाना चाहती हैं, जो मैक्सिमम आपको अवेलेबल है कॉन्स्टिट्यूशन में, हालांकि मेरा ये ख्याल था कि इन्हें ओआईसी से पहले ये वोटिंग करा देनी चाहिए थी ताकि एक मजबूत वजीर आज़म के तौर पे इमरान खान ओआईसी में जाते। सही, बजाय इसके कि जिसको भी वो मिल रहे होंगे वो सोच रहा होगा पता नहीं नो कॉन्फिडेंस में क्या होना है। अगर वो इसको शिकस्त देकर एक मजबूत वजीर आज़म के तौर पर ओआईसी में जाते तो पाकिस्तान की ज्यादा नेकनामी ना होती। इरादा तो पहले यही था गवर्नमेंट का, वो तो कहती रही कि कल लानी अदम एतमाद आज लेकर आए, और ये भी हमने वज़रा के बयानात रिकॉर्ड पर देखे कि ओआईसी के इजलास से पहले अदम एतमाद का मामला निपटा के फिर ओआईसी के इजलास में जाएंगे, लेकिन फिर गवर्नमेंट को आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज होने लग गया कि बगल बच्चा है जो गुम गया है। बिल्कुल, वो समझ आने लग गई कि ये मामला इतना आसान नहीं, अपने बंदे टूटना शुरू हो गए। आरिफ मीर भट्टी साहब, इस्लामाबाद में जो हम सियासी दंगल देख रहे हैं, एक तो 27 तारीख को गवर्नमेंट भी इस्लामाबाद में जलसा करने का प्लान कर रही है, उससे पहले ही अपोजिशन जो है वो डी चौक का कंट्रोल संभाल लेगी, लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर हम देखने जा रहे हैं सूरत हाल बनने जा रही है वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। जो आप कह दिया अपोजिशन ने बड़ा खुल के कि अगर स्पीकर ने 21 के इजलास में नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर टेकअप ना की तो फिर धरना होगा, फिर ये ओआईसी का सेशन तो फिर खराब होता नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, सिचुएशन आप जिस पे बात कर रहे हैं बदकिस्मती है कि हमारे सियासतदान इमेच्योर हैं। ये एक आईनी काम को गैर आईनी तरीके से कर रहे हैं। मेरी समझ से नहीं होता स्पीकर होते कौन है ये लफ्ज़ कहने वाले कि जब मेरी मर्जी चाहेगी मैं पार्लियामेंट का इजलास बनाऊंगा। कोई वजीर आज़म बने, स्पीकर बने, एमएनए बने, वजीर आइन के तहत बनता है। आइन से मुतसादम होकर वो आइन तोड़ता है और आर्टिकल 6 का मुल्ज़म बन जाता है। अभी तक ना इजलास बनाना ये इनकी बदनीति, बददयांती और आइन से मुनरफ होने की निशानी है। अगर तादाद पूरी है भाई, अदम एतमाद एक आइनी हक है। जिस असम्बली ने आपको वज़ीर आज़म मुंतखब किया था, अगर उसी असम्बली के अरकान आपके खिलाफ जा रहे हैं तो उन्हें जाने दे। आपकी अक्सरियत होगी तो आप कामयाब हो जाएंगे, उनकी होगी तो वो हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है सोची समझी स्कीम के तहत कत्लो गारत की
कोशिश की जा रही है, मुल्क तसादम की तरफ जा रहा है। ये अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम, मैं कुछ और आवाज़ें सुन रहा हूँ। पिंडी और इस्लामाबाद में गर्ज चमक के साथ टकराव हो रहा है और मुझे ख़तरा है कि आसमानी बिजली किसी वक्त भी गिरेगी। और ये एक स्कीम के तहत लाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो साहब का हक है कि अदम एतमाद के लिए एफर्ट्स करें अपोजिशन, लेकिन ओआईसी का इजलास ना देना, इसका मतलब है हुकूमत और अपोजिशन दोनों तसादम चाहते हैं, कत्लो गारत चाहते हैं, अनारकी चाहते हैं। इक़्तिदार को इक़्तिदार नहीं हवस के लिए मारे हैं मेरा ख्याल है। तो इसके नतायज मुझे तो अच्छे नज़र नहीं आते। और इसमें बड़े भाई की जिम्मेदारी हुकूमत की थी, उन्हें आइन के ताक इजलास बनाना चाहिए था। एक तरफ आप कहते हैं भगोड़े हैं, भाग गए, दूसरे कहते हैं वापस आ जाए, एक तरफ कहते हैं 20 करोड़ रुपया लिया। क्या वो हराम हलाल हो जाएगा जब आपके पास आ जाएंगे? अनबिलीवेबल सी समझ सूरत हाल है। मैंने खान साहब तो आज कह रहे थे कि बेनिफिट ऑफ डाउट उन्हें देंगे हम जो बंदे भागे। खान साहब बेनिफिट ऑफ डाउट उन्हें दे रहे थे कि शायद ये वापस आ जाएं। वो वापस आ गए तो बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार, बड़े बाज़मीर लोग हो जाएंगे। फिर वो ड्राई क्लीन हो जाएंगे भट्टी साहब। वो जिधर भी गया लौटा तो मेरे पास आया। सुबह का भूला क्या? समझ में आया। जी यही बात अच्छी है मेरे हस्बैंड। वज़ीर आज़म पाकिस्तान। जी भट्टी साहब, समर एक इजाजत है। जी मुझे समझ नहीं आती, वज़ीर आज़म इमरान खान को शायद ये इल्म नहीं है, कुरान पाक इल्म करने के लिए है, खाली रेफरेंस देने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा इस कौम पर लाज़िम है, कुरान में लिखा है अच्छाई और बुराई का साथ दे। वो अच्छाई और बुराई को परखना ही तो इंसान का काम है। अल्लाह ताला ने दो रास्ते दिखाए हुए हैं। वो तुम कहते हो कि इंसान जानवर न्यूट्रल होता है, तो आपने तो इंसान जो अशरफुल मखलूक है उसे ही जानवर से बदतर कर दिया है। और भाई तुम्हारे कहने पे मैं डाकू किसको कह दूं, या अपोजिशन के कहने पे मैं आपको डाकू कैसे कह दूं? इंसान को अल्लाह ने शऊर अक्ल इसलिए दी है, अच्छाई और बुराई, नेकी और बुराई का फर्क ढूंढे और फिर सच का साथ दे। ये नहीं कि आप एक इल्जाम लगा दें कि भट्टी साहब से संसार करना। भट्टी साहब इजाजत अगर दे, आप कुरान पाक को, मेरी गुजारिश है वज़ीर आज़म, खुदा के वास्ते आप खुदा की गिरफ्त में आ जाएंगे। भट्टी साहब यू टर्न की आपने डेफिनेशन नहीं सुनी, क्या बात कर रहे हैं आप? कोई बात नहीं, यू टर्न अगर ले लिया तो क्या हो गया? नहीं देखें, इसमें मारिया मेरी सबमिशन है, कुरान पाक अमल करने के लिए है। और ऐसी ना करें कि और तुम नमाज के करीब मत जाओ जबकि मुकम्मल आया था नशे की हालत में हो। तो भाई आपके कहने पे या किसी एक के कहने पे दूसरा डाकू चोर कैसे हो सकता है? बिल्कुल, मैं आपसे इख्तिलाफ राय कर सकता हूँ, आप मुझसे कर सकती हैं, लेकिन ये अजीबो गरीब है कि इनके लिए करप्शन की जाए हलाल, दूसरा करे हराम। और भाई हराम हराम ही है, वो सुअर का गोश्त खाया कर रहा है जो भी हराम खा रहा है। ठीक है डॉक्टर मारिया, अब लग ये रहा है गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी हम देख रहे हैं वो उसमें नजर ही आ रहा है कि शायद वो थकाना चाहते हैं, अपोजिशन वालों को थकाना है शायद। तो कायरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कायरा साहब की राय भी। कायरा साहब, ये जो आज बड़ी एक्सट्रीम एक स्टेटमेंट हमें सुनने को मिली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से कि अगर स्पीकर इजलास नहीं बुलाते, 21 तारीख को इजलास तो होना है जिसमें ख्याल जमान साहब जो मरहूम रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA थे, उनके लिए फातिहा खानी होगी। फिर ये पार्लियामेंट की एक रवायत है कि उस दिन कोई और एजेंडा टेकअप नहीं होता बल्कि इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। अब वो इल्तवा कहते हैं दिन का होता है, 1 दिन का होता है या 2 हफ्ते का होता है, वो स्पीकर की स्वाबदीद है। कौमी असम्बली के रूल्स एंड प्रोसीजर स्पीकर को ये इख्तियार देते हैं। अब ये कह देना कि OIC का इजलास ही नहीं होने देंगे, धरना देंगे अगर ये मोशन टेकअप नहीं होती, तो ये भी बड़ा एक्सट्रीम एक बयान आ गया आपकी तरफ से। देखिए, इस बयान का एक रेफरेंस है, हुकूमत की तरफ से ये अंदिया दिया गया कि एक मेंबर की वफात की वजह से 21 तारीख को सेशन एडजर्न हो जाएगा और उसके बाद आगे 4, 5, 6 तारीख को रमजान है, उस तक ये सेशन एडजर्न रहेगा। फिर रमजान में सेशन नहीं करेंगे तो आफ्टर रमजान कोई बातें करेंगे, इस तरह की गुफ्तगू शुरू। हमारा इशू ये है कि क्या कौमी असम्बली की ट्रेडिशंस पावरफुल हैं या उनको प्रेफरेंस है या आईने पाकिस्तान का। अगर स्पीकर साहब को आईने पाकिस्तान के तहत चलना है तो फिर उनको देखना होगा कि आइन क्या बोलता है। आइन कहता है कि मोशन पेश होने के 7 दिन के अंदर अंदर, 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले उसमें उन्होंने इसमें वोटिंग करानी है। अगर पहली बात तो यह है कि इसके इंटरप्रिटेशन का एक रंग ये भी है, असूली तौर पे जो प्रिंसिपल है वो ये है
कि जिस दिन मोशन पेश हो जाती है, 3 दिन का गैप दिया ही इसलिए गया था कि जिस दिन मोशन पेश होती है, अगर मेंबरान को फौरन बुलाना हो तो उनके आने में टाइम लगता है, उनको 3 दिन मिल जाए ताकि वो ट्रेवल कर सके। बिल्कुल, ये जरा ट्रेवल उस वक्त दौर में देखिए जब मोटरवेज नहीं थी और हवाई जहाजों की हर जगह ट्रैवलिंग नहीं थी, तो आइन जब बना था उस वक्त ये ख्याल रखा गया था कि मेंबरान को समन करने के लिए सेशन इतना टाइम मिल जाए, तो ये उसलिए दिया गया था ताकि 3 दिन के से पहले अगर करा लिया जाए तो हो सकता है मेंबरान ना पहुंच सके। बिल्कुल, लेकिन स्पीकर साहब ने कहा जी कि नहीं 14 दिन तो नोटिस होता है, हालांकि आइन बिल्कुल इससे अदरवाइज बात कर, 14 दिन का नोटिस अदरवाइज है, लेकिन जब नो कॉन्फिडेंस के लिए एक स्पेसिफिक क्लाज है और उसमें 7 दिन है, तो स्पीकर साहब को तो चाहिए था कि वो पहले 3 दिन के अंदर अजलास समन करते, 4 दिन के अंदर डिबेट करा के 7वें दिन ओआईसी से बहुत पहले अभी तक ये मामला निपटा होता, तलखी ना बढ़ती। उन्होंने वो नहीं किया। अब अगर वो उसको अपनी डिस्क्रिप्शन के तौर पे और असेंबली प्रोसीडिंग के या असेंबली प्रोसीजर के जो रूल्स है उसके तहत चला के और कहें कि जी मैं अपनी मर्जी के तहत इसको प्रोरोग कर लूंगा या एडजर्न कर दूंगा, तो ये स्पीकर साहब को अगर करना चाहते हैं तो ये वही तरीकाकार है जो इमरान खान साहब और उनके बाकी साथी असेंबली के बाहर लोगों को बुला के सिंध हाउस पे हमला करा के और स्पीकर के ऑफिस को इस्तेमाल करके, अब स्पीकर साहब भी वही हमला करना चाहते हैं, तो इसके जवाब में हम क्या करें? क्या आइन को सबूताज होने दें? क्या हम वो गालिबन आपको जरा वो आइन के अंदर से प्रोविजंस का सहारा लेते हुए ही ये ऐलानात कर रहे हैं, अपनी वो जो उनकी है आगे स्ट्रेटेजी वो आपको बता रहे हैं। लेकिन सर ये तो आपको थकाना चाह रहे हैं कि ये जो मेंबर्स आपने 14 तोड़े हुए हुकूमत के, उन्हें आप कहाँ संभालते फिरेंगे अगर महीना लग जाता है इस वोटिंग में? देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो ख्याल के घोड़े है ना, आपके ख्याल या मेरे ख्याल के मुताबिक तो चलना नहीं है। आइन कहता है 7 दिन, अब स्पीकर को डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। अगर तो आइन प्रेस सर वो जब करता है, जब सर 7 दिन शुरू होते हैं, जब मोशन टेबल हो जाए उसके बाद 7 दिन, तो ये टेबल 21 को तो वो टेबल ही नहीं होने देंगे। मैंने उसकी बड़ी तफसीलन बात कर दी, ये एक इंटरप्रिटेशन है। एक्चुअल इंटरप्रिटेशन ये है कि 3 दिन और 7 दिन का रखा ही इसलिए गया था कि मेंबरान को आना जरूरी हो। अगर वजीर आजम पाकिस्तान एतमाद को बैठता है तो उसको डिसीजन करने में से रोक देना चाहिए। लेकिन सर जो ओआईसी है उससे तो ओआईसी का इजलास इस्लामाबाद में होने से पाकिस्तान का वकार बढ़ना है, कोई तहरीक इंसाफ का वकार नहीं बढ़ना। वो तो सबका एक कॉमन एक मुश्तरका इंटरेस्ट है सबका। ये कौन कह रहा है कि कॉमन नहीं है? क्या इन अनोखे लाडलों की सारी बातें मानते जाना है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या स्पीकर साहब को नजर नहीं आ रहा था? आज स्पीकर साहब को नजर नहीं आ रहा? अगर असेंबली की एक रवायत है तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमारी मोशन टेबल होने दें, बस आप दुआ कराएं, फातिहा करें, मोशन टेबल हो, 1 पॉइंट एजेंडा है, 2 मिनट लगेंगे, मोशन पढ़नी है, टेबल हो गई, दैट्स इट, आप एडजर्न करें और उसके बाद आप 23, 24, 25 को आफ्टर ओआईसी बुला लें। अगर वो ये भी नहीं करते तो उसका मतलब है कि स्पीकर भी वही काम करना चाहते हैं जो हुकूमत जो है वो असेंबली के बाहर करना चाहती है, स्पीकर असेंबली के अंदर हमला करना चाहते हैं और ये हम अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, तो कायरा साहब आपको कोई हालात किसी और तरफ जाते भी नजर आ रहे हैं, कोई किसी किस्म की इंटरवेंशन के या कोई बहुत हालात खराबी की तरफ चले जाएं, सिस्टम को खतरा लाहक हो जाए? देखिए, सिस्टम को खतरा की बात नहीं है जी, कोई मसला नहीं है ऐसा, लेकिन खान साहब की और अब स्पीकर साहब की अगर ऐसा हुआ तो स्पीकर साहब की भी ये पूरी कोशिश होगी कि ऐसा हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे तमाम जो जिम्मेदारान हैं उनको इस बात का इदराक है। मुझे तो सिंपल एक आपसे एक सवाल करना है, अब तक के सारे अमलों में अपोजिशन की तरफ से कोई एक जज्बाती स्टेप, कोई एक लड़ाई वाला स्टेप, कोई एक हिजानी बयान हमारी तरफ से हुआ हो? हम तो आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं, हम तो पीसफुल मीन्स के तहत चलना चाह रहे हैं, हम तो लड़ाई को अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन अगर हुकूमत वक्त जिसका काम पीसफुल करना है, अगर वो बढ़ाती चली जाती है मामला को, तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने ज्वाइन किया। मैं नाज़रीन एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। ये जो थकाने वाली स्ट्रेटजी है इस पर अपने मेहमानों से उनकी राय लेंगे कि क्या इसमें गवर्नमेंट कामयाब हो पाएगी। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे। हम न्यूज़ सिचुएशन रूम में बात हो रही है मुल्क की सियासी सूरत हाल की। तेज़ी से बदल रहे हैं इस्लामाबाद में सियासी हालात, कभी हुकूमत के फेवर में जाते हैं, कभी अपोजिशन के फेवर में, लेकिन ज़्यादा इस वक्त जो सिचुएशन है वो अपोजिशन के फेवर में जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि अपने ही तहरीक इंसाफ के 14 लोग खान साहब को छोड़ चुके हैं और वो अपोजिशन के कैंप में जाके बैठ के हैं। तो सिंपली अगर कहा जाए तो खान साहब इस वक्त अक्सरियत खो चुके हैं। मैं आपसे एक सवाल करूं? जी जी, ये जो डिले है, फर्ज कर लेते हैं कि ये डिले और होता है, जैसे कि आपने कहा थका के मारती हैं, ये तादाद 14 से बढ़ेगी या कम होगी? आज जो खान साहब तो कह रहे हैं कि ये तादाद कम होगी। मैं समर की राय पूछ रहा हूँ, खान साहब की राय नहीं पूछ रहा। मेरे हिसाब से बढ़ेगी तादाद। देखे ना, मुझे ये लग रहा है खान साहब तो ये कह रहे थे अगर कि कोई इंटरवेंशन कहीं से ना हुई तो बढ़ेगी। आ गई है, 3 चूहे मेरे शिकार को निकले हैं, वो छोड़े। मुझे लगा खान साहब पॉलिटिकली ब्लाइंड थे सारी सिचुएशन पे, उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ये और 10 दिन लेट होती है तो इसका फायदा किसको है? लेकिन थकाने वाली स्ट्रेटजी है इसमें, थोड़ा सा एज तो गवर्नमेंट को है यहाँ पे कि बंदे संभालने मुश्किल हो रहे हैं। 14 मेहमानों को बंदे संभालने मुश्किल हो रहे हैं। कैसे मुश्किल हो रहे हैं सर? वो एक महीना क्या वो एक होटल के अंदर आज बैठ सकते हैं क्या? आज इस्लामाबाद के एक होटल में बैठे हैं, यहाँ से अब वो कराची सिंध मुंतकिल करने की प्लानिंग हो रही है कि वहाँ आज़ादी से घूम तो सकेंगे कम से कम। इस तरह आज एक बंदा जाके पड़ गया था नूर आलम साहब को कि आप हम घेराव करेंगे। तो ये मैं एक और सवाल करता हूँ आपसे। जी जी, खान साहब एंकर बन गए हैं ना, एंकर मोड में आ गए। खान साहब ने आज कहा है कि लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। हाँ, फैसलाबाद से सीटें ज्यादा तो पीटीआई ने जीती हैं। कितने लोग राजा रियाज के खिलाफ निकले? कितना बड़ा मजबूत इक्का दुक्का लोग निकले उनके घरों में। इस्लामाबाद की सीटें जो है वो पीटीआई ने जीती हुई है ना, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है पीटीआई का, यहाँ से इस पीटीआई ने जीती हुई है। कितने लोग इस्लामाबाद से निकले सिंध हाउस जाने के लिए? उस दिन कितने लोग थे? मुट्ठी भर। मतलब अगर यहाँ तो हम ये कहें कि हजारों लोग शहरों में निकल आए हैं और वो इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने आज ठीक बात, सोशल मीडिया का वाला दे रहे थे खान साहब आज, लेकिन ट्विटर की लड़ाई कम 1 लाख रीट्वीट्स नजर आएंगे। मैं कह रहा हूँ 5000 बंदे कहीं ट्रांसलेट होंगे कि नहीं होंगे। भट्टी साहब से भी जरा पूछ लेते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपको क्या लगता है कि जो ये बात अभी की जा रही है कि जी अगर इसको प्रोलॉन्ग करें, कल शेख रशीद साहब से मैंने इंटरव्यू किया तो वो तो 22 और 24 दिन मजीद आगे देख रहे हैं, क्या आप समझते हैं तादाद बढ़ेगी या आपको लगता है तादाद कम होगी? देखें, आपके फेवरेट वज़ीर आज़म कुरान पाक का रेफरेंस देते हैं, हदीस मुबारका का देते हैं। उनकी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो खुद उन्हें 26 लोगों की लिस्ट भेज चुकी है। भाई 14 तो सामने आए हैं, अभी तो 12 स्टैंड बाई में है। वो तो बढ़ चुके हैं। बढ़ने क्या है? वो बढ़ने क्या है? बढ़ चुके हैं। देखें, थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। जो उनके 3 साल से हुकूमती साथी थे, जमातें, इत्तेहादी जमातें, एक भी खुल के ये कहने के लिए तैयार नहीं मैं इनके साथ चलूंगी। उल्टा उनके लोग ही उनसे मुनरफ हो चुके हैं। उनका कहना है कि हमारी वज़ीर आज़म बात नहीं सुनते। तो डिले करने का मकसद आइन से टकराना है। काश वज़ीर आज़म साहब, मैं इनसे यही गुजारिश करता हूँ खुदा के वास्ते, मदीने की रियासत में कहा था मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। जब बोलेगा झूठ बोलेगा, जब वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, जब इमानत हो खयानत करेगा। स्पीकर के पास इमानत है, वो 14 दिन में इजलास बुलाए, 14 दिन में इजलास बुलाए। वो वज़ीर आज़म किसी आइन के तहत बने हैं और हाँ उसको नाकाम करें, ये उनकी हक है। लेकिन मेरी नज़र में दिन ब दिन तादाद बढ़ रही है और ये उनका इंसानों को तसादम के लिए आके कहना कि अवाम में गुस्सा, इन्हें कहाँ गुस्सा नजर आ रहा है? इन्होंने अवाम में वक्त निकाला कितना है? वैसे मुझे एक और चीज लग रही है भट्टी साहब, पर्स नहीं होता, पूरी दुनिया घूम लेते हैं। लाहौर में आते हैं 3 करोड़ की गाड़ी में, किसी बड़े घर में जाते हैं, खाना खा के आ जाते हैं। आप अवाम में गए कब है? महमूद बूटी कब गए हैं? अब सादा कब गए हैं? अब चक जुमरा कब गए हैं? आम शहरों में आप मिले कब है? आपको उनके गुस्से का अंदाजा कैसा ही है? ऐसा मैजिक है इनके पास कि 22 करोड़ आवाम का गुस्सा है और 2000 बंदा एहतजाज के लिए नहीं आया। ये कैसा गुस्सा है? वैसे ही इस्लाम में हराम है, अवॉइड करना चाहिए इनसे। उन्हें तुम्हें इत्मीनान नाकाम बनाए, लेकिन आईनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से नहीं।
बिल्कुल। वैसे मुझे ये लग रहा है ये जो बंदे टूटने वाला मामला है ये सिर्फ वीकडेज में टूटते हैं, वीकेंड पे नहीं टूटते, छुट्टी होती है बंदे टूटने वाले। क्योंकि कल 2 बंदे मजीद सामने आए, परसों भी सामने आए, आज हफ्ता था कोई बंदा सामने नहीं आया। तरीके अंधेरे में टूटते हैं, दिन के उजाले में नहीं टूटते। छुट्टी है ना, छुट्टी है, कोई बंदा नहीं टूटा आज, कल भी शायद कोई ना आए, फिर मंडे को लगता है मजीद बंदे सामने आएंगे। लेकिन एक और चीज 31 तक है, एक और चीज बिल्कुल 30 तक का बताया जा रहा है और 3 वफाकी वज़रा नाम चल रहे हैं, इंक्लूडिंग 3 फेडरल मिनिस्टर, वो 31 की है, 3 वज़रा भी है उसमें, 3 वज़रा भी है उसमें। लेकिन एक और चीज तो आप देखें ना, एक मोनसिलाई हो गए, एक चीमा साहब हो गए, नहीं ये 3 वज़रा पीटीआई के अंदर से, पीटीआई के अंदर से 3 वज़रा की बात हो रही है। हम मोहम्मद मियां सुमरो साहब भी नाराज हैं, नाराज तो बहुत सारे हैं। बहरहाल जो एक और बात जिसकी तरफ इशारा दिया था भट्टी साहब ने ट्रांसमिशन के शुरू में, वो किसी खतरे की बात कर रहे थे, जो इस्लामाबाद के ऊपर खतरे के बादल मंडला रहे हैं, उसकी तरफ शेख रशीद साहब ने इशारा दिया है। वो बार बार इस तरफ बात कर रहे हैं कि 1 साल में इलेक्शन होना है, इंतजार कर लें, अगर नहीं करते तो फिर शायद 10 साल आपको इलेक्शन का इंतजार करना पड़े। आज भी शेख साहब ने कहा है कि अगर खान साहब गए तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आना। वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, जरा सुनने शेख साहब को। ये पछताएंगे अगर आपको निकाल के ये समझ रहे हैं कि इमरान खान आसानी से घर जाएगा, तुम्हें भी घर लेके जाएगा, तुम्हारी भी बुनियादों और जड़ों में बैठ जाएगा। आइंदा 72 घंटों में और ज्यादा अच्छी खुशखबरियां आएंगी। पर साहब ये तो क्या ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, फिर नहीं अगर विकेट खोद देंगे। अगर दूसरे फ्रीक की ये राय हो कि हमें वो 10 साल कबूल हैं खान साहब के 1 साल की बजाय, हाँ फिर क्या राय है? नहीं ये तो फिर अब नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है अगर वो बेहतर है इस तो वो लग रहा है कि अब जैसे कल हमने उनके इंटरव्यू के लिए की बात करते हैं, खान साहब के पास क्या ऐसा ऑप्शन है? कल जब हम उनका इंटरव्यू करने गए तो शेख साहब को नहीं पता था ये कि रेड जोन में, और बज़ाहिरन उनको नहीं पता था रेड जोन में क्या हो चुका है। तो ये तो लगता है कि प्लान जो है ये चाहते हैं कि चीजें उस तरफ जाएं, वही जो आप कह रहे हैं, ना खेलेंगे ना खेडन देंगे, कि जान के इस तरफ चीजें लेके जाए जाए, हम नहीं तो कोई भी नहीं, ये तो जान के लग रहा है इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। वैसे इत्तला तो कुछ ऐसी भी है डॉक्टर मारिया, आप कंफर्म भी करेंगी कि कोई जो एक सफ़ा था पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान बड़ा मशहूर है, 3.5 साल से उस सफ़े के साए तले ये गवर्नमेंट चलती रही है, उसकी छांव तले लगता है वो मीनी वो खबरें आ रही हैं कि वो सफ़ा फट चुका है। नवंबर में आई थी खबरें, फिर पता लगा था सफा जोड़ लिया गया टेपर लगा के, लेकिन अब वो वुज़रा ऑन द रिकॉर्ड कह रहे नहीं जी 19-20 का है, और ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं अगर सफा 1 होता तो ये हो रहा होता। वुज़रा कह रहे हैं ये, तो फिर मेरा ख्याल है इट्स क्रिस्टल क्लियर। न्यूट्रलिटी बड़ी क्लियर नजर आ रही है कि किसी तरफ का आजकल न्यूट्रल ना यूज करे बड़ा जो है वो आजकल। वज़ीर आज़म से पूछा कि जब सफा फट जाए तो क्या कभी दोबारा जुड़ता है? उन्होंने कहा मैं 3 दफा निकाला गया हूँ, मैंने हर दफा जोड़ने की कोशिश की है, नहीं जुड़ता, निकलना ही पड़ता है। ये सफा जोड़ना मुश्किल है, फट जाए जब। क्यों भट्टी साहब आपकी क्या राय है? देखिए सफा तो नहीं, अब सिलेबस ही चेंज हो चुका है और सिलेबस चेंज होने के बाद उसके कई स्टेप आ चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आती कैसे कहते हैं पहली दफा 3.5 साल में मौजूदा हुकूमत को अपना वजन उठाने का मौका मिला, पहली दफा। इससे पहले मेरे काबिल एहतराम वज़ीर आज़म मदीने की रियासत के मालिक जब स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद हुआ, 66 लोग 51 रह गए, वो ज़मीर फरोशी नहीं थी, वो हलाल थी करप्शन, वो नजायज़ ज़मीर फरोशी अच्छी थी। उसके बाद जब इन्होंने ओथ लिया एतमाद का वोट, भेड़ बकरियों की तरह MNO को सेफ हाउस में रखा गया, वो सब ठीक था। वो मुझे बताया कि पहली दफा इन्हें अपना काम खुद करना पड़ा है तो गंजी नू पीना पै गया। पहली दफा जब से 3.5 साल से इक़्तिदार में लिया है, ना हुकूमत बनाने में इन्होंने मेहनत की, ना इत्तेहादियों को साथ मिलाने में मेहनत की, वो भी पकी पकाई चीजें इनकी प्लेट में डिश पे आती रही टेबल पे। जहांगीर तरीन का जहाज उड़ा, राना सनाउल्लाह 8 बंदों को काबू कर चुका था, 123 इनके थे, मुस्लिम लीग नून के 129 थे, 8 रातों रात लोगों ने चेंज कराए। अब बड़े हो गए हो 3.5 साल में, यार वजन उठाओ, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, सियासी हिकमत अमली बनाओ, दानिशमंदी से लोगों को करो। आप अपने इत्तेहादियों को साथ चलना तो दरकिनार, आप अपने साथियों को बागी करवा चुके हैं, आप अपने साथियों को बागी करवा चुके हैं। हर कोई तो वजह होगी ना, 1 हो जाता, 2 हो जाता है। जब 25-30 लोग आपसे इख्तलाफ राय करने लग पड़े, फिर थोड़ा सा आपको अपने रवैये पे नज़रसानी करनी होगी। ये जमहूरियत के नाम पर पार्टियों में डिक्टेटरशिप है कायम, डिक्टेटरशिप है कायम। मैं बता रहा हूँ तादाद भी बढ़ेगी। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ने एक फैसला किया, हम नहीं तो कुछ भी नहीं। यही फैसला मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने किया था कि 3 बंदे रिजाइन दे, 1 2 3। और इमरान खान साहब का परसों कल जो जाने नहीं दिया गया, मौसम नहीं खराब था,
इन ये मौसम खराब करना चाह रहे थे, हल्का सा टेस्टर लगाया है कि बच्चे बड़े नहीं होते, जिनकी उंगली पड़ के चलना सीखो ना, उन्हें धक्का नहीं देते। क्या भट्टी साहब एक सवाल इधर, अगर आपको कथा कलामी की माफी, आपने जो भी कहा कि हुकूमत ने डिसाइड कर लिया है कि या हम रहेंगे या कोई नहीं रहेगा, ये हुकूमत ने डिसाइड किया है, सिर्फ इमरान खान साहब ने डिसाइड किया? बिकॉज खबरें तो ये भी आ रही है रैंक एंड फाइल में बहुत ज्यादा डिवीजन है कि हमें तो चलने दे, हमारा क्या मसला है। मसला तो आपका इमरान खान के साथ है। वही जो एमक्यूएम बात कर रही है, भट्टी साहब उस तरफ इशारा कर रही है मारिया। एमक्यूएम भी और काफ लीग भी -1। नहीं, मैं बदकिस्मती पाकिस्तान में है कि नून लीग शरीफ फैमिली के बगैर नहीं चल सकती, पीपल्स पार्टी जरदारी फैमिली के बगैर नहीं चल सकती, पीटीआई इमरान खान के बगैर कुछ लोग तोड़ सकते हैं आप, ये एक हकीकत है। इनके लोगों ने बहुत आजमाया, इमरान खान साहब ने हमेशा सोलो फ्लाइट की, इनके एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ये समर साहब की तरह बड़े स्मार्ट खूबसूरत क्लीन शेफ, बड़े आजम खां, पता नहीं मैं खां के नाम पे घबरा जाता हूँ, वैसे ही मेरी चारपाई घूम जाती है। वो 3.5 साल सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे। कल उनका वर्ल्ड बैंक में कोई जॉब किया गया, एक हफ्ते पहले का नोटिफिकेशन, उनका नाम ईसीएल में होना चाहिए। यार ये कैन इमेजिन ऐसा क्या कर दिया भट्टी साहब? कोई इन पे केस नहीं है, कोई करप्शन का मामला नहीं है, ईसीएल में नाम किस लिए डाला जाए? ऐसा क्या क्या कर दिया उन्होंने? कोई करप्शन केस नहीं है, कोई किकबैक्स नहीं है, कोई ऐसी चीज अभी तक सामने नहीं आई। ईसीएल में नाम डालना तो बड़ा एक्सट्रीम मामला है, इनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग नहीं है पाकिस्तान। अच्छा, वैसे ये ऑपोजिशन एक पिटीशन ला रही है मंडे को या ट्यूसडे को, जिसमें कुछ नाम है कि इन लोगों को मेरे मोहतरम ना तो मैं जज हूं ना मैं थानेदार। इमरान खान साहब सारी अपोजिशन को डाकू चोर कहते हैं। मुझे समर साहब बताएं, सारी अपोजिशन को डाकू चोर कौन सी अदालत ने करार दिया? वो सबको कहते हैं। आप वन साइडेड बात ना करें, आप मेरे भाई। बहरहाल किसी के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो फिर भी ईसीएल पे नाम डाला जाता है के लिए हाजिर। तफ्तीश को इन्वेस्टिगेशन पे असरअंदाज हो सकता है, कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है सर। समझ देखें, आपने ऐनक बड़ी पहनी है, ऐसी ऐनक मैंने पहनी हो मैं भी खूबसूरत लगूंगा और ज्यादा बोलूंगा। सिर्फ मुझे ये बता दें, मंसूर चपड़ासी का नाम जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी कभी सुना था आपने? जब हुकूमत गई तब भी आए ना। तो अब ये हुकूमत जाएगी, पंजाब के लिए 5 नए बनाने पड़ेंगे, 5 1 2 3 4 5। ठीक हो गया, सारी बातें साफ रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की करप्शन बुरी और पीटीआई की हलाल। ठीक है, चले एक चीज और भी है, वो भी हमने डिस्कस करनी है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आके। ये जो खान साहब ने एक बड़ी क्लियर एक स्ट्रैटेजी रखी हुई है, जो वुज़रा भी इस चीज़ पे बार बार एजिटेट करते हैं कि देखें जी, तहरीक अदम एतमाद लाने वाले जो हैं ये कौन लोग हैं? ये डिसक्रेडिटेड लोग हैं। खान साहब ने अभी ट्वीट भी किया कि ये गद्दार मेरे आ गए, जाल में फंस गए। इस पे वो कह रहे हैं कि अवाम शायद इस नुक्ते पे उनके साथ उठ के खड़े हो जाएंगे कि डिसक्रेडिटेड लोग जो है एक ईमानदार लीडर के खिलाफ तहरीक लेके आ रहे हैं। तो इस नुक्ते को भी डिस्कस करेंगे कि अवाम क्या इस पे सपोर्ट करेगी, खड़ी होगी साथ, और उस अवाम के खड़े होने का क्या फ़ायदा होगा? तहरीक इंसाफ को अदम एतमाद टल जाएगी, उस पर क्या असरअंदाज होगा? बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द ट्रांसमिशन। हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ी क्लियरली आपको कह दिया है, ये धमकी दे दिया है कि OIC का इजलास नहीं होने देंगे अगर स्पीकर 21 को ही अदम एतमाद की तहरीक टेबल नहीं करने देते। ये तो एक बड़ा इशू बन गया आपके लिए। OIC भी करनी है और अपोजिशन को भी राम करना है साथ, ये कैसे करेंगे सारे मामला? देखो जमर, बात यह है कि ये OIC कोई अपोजिशन या गवर्नमेंट का मामला तो नहीं है, ये तो पाकिस्तान का मामला है। बिल्कुल पाकिस्तान का मामला है। और इस तरह से तो कोई इंडियन मिनिस्टर बात करे तो फिर तो आप कहें कि ये बात सही नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह से बिलावल भुट्टो इस तरह से बात करें, मेरा तो ख्याल है इसको एक तो या तो क्या कहें, उनको समझ नहीं है या वो जानबूझ के इस तरह से कर रहे हैं। आई मीन कोई भी बंदा किसी अपने मुल्क का इतना नुकसान किस तरह से इस तरह की स्टेटमेंट देगा? तो मेरे ख्याल में लेकिन फवाद साहब, मुज़ाहिका क्या है? इजलास अगर 21 कोई मोशन अगर टेबल करा दी जाती है तो इसमें मुज़ाहिका क्या, स्पीकर क्यों इसको इल्तिवा में डालना चाह रहे हैं? पहले तो आप कहते थे कि कल लानी है, आज ही लाएं अदम एतमाद। नहीं, वो 21 22 23 पे है ना, 21 से तो यहाँ पे हो रहे हैं वफूद आने। 21 22 23 को तो जो है वो स्पीकर के पास ये नहीं है, वो तो फॉरेन ऑफिस के पास है। 25 के बाद ये प्रोसीडिंग जो है वो शुरू होंगी। नहीं, पहले था कि 21 को इजलास बुलाया जाएगा, मुलतवी कर दिया जाएगा फातिहा खानी के बाद।
फिर जाके जो रेजोल्यूशन है वो 24-25 को टेकअप होगी। अब क्या इजलास ही 21 को नहीं हो रहा? नहीं, 21 को इजलास हो नहीं सकता, 21-22-23 तो ये हॉल ही इनके पास नहीं। तो 20 को भी बुलाया जा सकता था। वो 14 दिन जो हैं वो पूरे हो रहे हैं, जाके 22 तारीख को, उससे पहले बुला लेते हैं ना, तो एक्सक्लूड होंगे ना। छुट्टियां एक्सक्लूड, तो फिर इजलास कब बुलाया जा रहा है? क्या कोई डेट हुई है फाइनल? ये तो स्पीकर साहब बेहतर बता सकते हैं। ये कंफर्म है कि 24-25 के बाद ही बुलाया जाएगा, ये तय हो गया है। 24-25 के बाद ही होना चाहिए, उससे पहले तो तुक्के नहीं बनते। अच्छा, ये जो खान साहब आज कह रहे हैं कि बंदे वापस आ जाएंगे जो हमारे बागी हो गए हैं, ये किन बेसिस पे खान साहब को लग रहा है कि वापस आएंगे? यहाँ तो बातें ही हो रही है कि बंदे बढ़ेंगे तादाद, ये 14 से 30 तक जाए शायद। ये वो काफी लोग जो है, देखिए जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, जो लोगों का सोशल बाइकआउट हुआ है, और फिर आप मंडे से ये प्रोसीडिंग भी शुरू हो रही है सुप्रीम कोर्ट में कि जो लोग 63 होंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि जो है ये रह पाते हैं या नहीं रह पाते। ठीक है, ठीक है, चले। आपकी आवाज़ भी कट रही है फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, सिचुएशन रूम से फिल वक्त इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।